जी हाँ, तो लगातार हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण का रण और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मंथन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे क्योंकि वो बची हुई 7 सीटें जहां पर कल मतदान हो जाएगा, यहां पर भी सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल होने जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार कौन से मुद्दे रहे जो पहली बार सामने आए? पिछले चुनाव से इस बार का चुनाव कितना अलग है? पिछली बार राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, इस बार बीजेपी की सरकार है, यानी चुनाव में कई सारे फैक्टर बदल चुके हैं। बात तीसरे चरण के रण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मंथन करके सामने आएगी। तो कुल 11 सीटों में से 4 सीटों पर मतदान पहले और दूसरे चरण में हो चुके हैं। कल 7 सीटों पर बची हुई जो सीटें हैं उस पर मतदान होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में कल आखिरी बार चुनाव है 2024 लोकसभा में। उसके बाद 5 साल बाद जनता की बारी आएगी। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कह रहा है, कौन से दिग्गज मैदान में मुकाबला कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए मैदान सज चुका है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में अब अगले 5 सालों के लिए लोकसभा चुनाव का शोर थम चुका है। कुछ घंटों के बाद 7 सीटों पर 168 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 1 करोड़ 39 लाख वोटर करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर लोकसभा सीट पर मतदान होगा। बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, विजय बघेल और ज्योत्सना महंत जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता घरों से बाहर निकलेगी। आप भी ये देख लीजिए कि आखिर कौन किसके सामने हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस के विकास उपाध्याय, दुर्ग से विजय बघेल के सामने कांग्रेस के राजेंद्र साहू, कोरबा से बीजेपी की सरोज पांडे के सामने कांग्रेस की ज्योत्सना महंत, बिलासपुर से तोखन साहू के सामने कांग्रेस के देवेंद्र यादव, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह, जांजगीर में कमलेश जांगड़े के सामने शिव कुमार डहरिया, सरगुजा में चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस के शशि सिंह। कुल मिलाकर पूरी तैयारी के साथ पोलिंग पार्टी ट्रेनिंग लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। क्या कहता है सियासी गणित, दिग्गजों के मुकाबले में कौन पड़ेगा किस पर भारी, यह तो 4 जून को विस्तार न्यूज पर आपको सबसे पहले पता ही चल जाएगा। फिलहाल आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो आप भी तैयार हो जाइए और हम भी तैयार हैं। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद करीब से देखने वाले, समझने वाले हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। और ज्ञानेंद्र जी के साथ साथ हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत ज्ञानेंद्र जी आपसे करते हैं, क्योंकि आपने जितना इस चुनाव को देखा और इससे पहले कई सारे चुनावों को देखा है, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव कितना अलग था? मुद्दे क्या थे जनता के जिसको लेकर कल जनता वोट करने जा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत को मैं बहुत करीब से समझता हूं, लेकिन जिनसे पूछ कर समझता हूं वो भी स्टूडियो में बैठे हैं। तो आपके साथ साथ मैं भी बाबूलाल शर्मा जी का स्वागत कर देता हूं, उचित शर्मा जी का स्वागत कर देता हूं। निश्चित तौर पर विवेक, जो आपने कहा, और आपका भी स्वागत कर देता हूं, क्योंकि आज पहली बार आप विस्तार न्यूज़ के स्टूडियो में अपनी एंकरिंग का आगाज कर रहे हैं। तो बतौर मैनेजर मुझे लगता है कि आपका भी स्वागत करना चाहिए। काफ़ी बुलंद आवाज़ से आपने शुरुआत की है, तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा कर रहे हैं हम कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कौन से मुद्दे हावी रहे, कौन से मुद्दे सबसे बड़े रहे। सबसे बड़ी बात विवेक, जिससे इत्तेफाक रखेंगे, बाबूलाल जी रायपुर में बैठे हैं, उचित जी इत्तेफाक रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी रात रुके। प्रधानमंत्री मोदी रात रुके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का शक्ति, छत्तीसगढ़ का धमतरी, अंबिकापुर, इतनी सभाएं उन्होंने की। और इसके अलावा जो आज लेटेस्ट मुद्दा रहा वो राधिका खेड़ा का है। इसका भी जन्म छत्तीसगढ़ से ही हुआ है। और राधिका खेड़ा जब इस्तीफा देती हैं तो रामलला का जिक्र करती हैं। और एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में इतना बड़ा रोड शो, गौरव भल्लव जैसे बड़े प्रवक्ता जब छोड़ते हैं तो राम का जिक्र करते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी,
हाई प्रोफाइल सीट कोरबा है, जहां गृह मंत्री से लेकर सारे तमाम मंत्री में भी अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के साथ कोरबा लोकसभा सीट गया था। पूरी ताकत झोंक रहे हैं कांकेर और राजनांदगांव, जहां भूपेश बघेल ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। तो कुल मिलाकर एक मोदी फैक्टर तो है, मोदी की गारंटी वाला फैक्टर तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 3-4 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चिंतित है और पूरी जोर आजमाइश भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों में है कि कैसे भी करके 11 की 11 लोकसभा सीट अपने खाते में दर्ज करा ले। बिल्कुल, और 11 की 11 सीटें क्या इस बार आएंगी, क्योंकि पिछली बार 11 की 11 सीटें नहीं आई 2019 में। बाबूलाल शर्मा जी, जैसा कि ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि वो भी आपसे लगातार बातचीत करते हैं, आपने भी देखा होगा कई सारे चुनाव, इस बार जनता क्या मन बना रही है, लेकिन सबसे पहले तो जनता का बाहर निकलना जरूरी है। देखिए, जनता का तो कुछ मन ही नहीं बन रहा जैसा लगता है। यह अब सार्वजनिक रूप से कहीं ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है कि जनता का कोई टटोल सके कि कैसा उनका विचार है, क्या उनका विचार है। लेकिन हाँ, एक हवा बनी हुई है मोदी का मैजिक, इसकी एक हवा ज़रूर दिखाई दे रही है। और उस मैजिक में उनका कहना जो है 11 की 11 सीट हम ले जाएंगे, उसमें थोड़ा सा मुझे फ़र्क न रहता। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो इस बार कुछ प्रभाव कांग्रेस ने भी बनाया है और कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर खुद भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता हो रही है कि वहाँ क्या होगा। भले ही कहने को कह रहे हैं कि 11 की 11 सीट हम ले जाएंगे। जैसे जांजगीर चांपा में 7 विधानसभा जो है वो कांग्रेस के खाते में आई हुई है, तो वहाँ के सारी विधानसभा जो है इनके खाते में है। तो उस स्थिति में एक चिंता वहाँ के लिए भी है। दूसरी चिंता है देखिए कांकेर के लिए, जहाँ बहुत कम वोटों से वही कैंडिडेट हारा था जो अभी फिर से प्रत्याशी है और काफ़ी अच्छे पकड़ उसने बनाई है। इस बार अच्छा मेहनत भी उन्होंने की है। 2 सीट तो ये हो गई, तीसरी सीट जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरगुजा के चिंतामणि महाराज की मुझे लटकी हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ प्रयास जो है, ऐसा लगता है कांग्रेस को कि यहाँ भी हम कुछ फायदा हमको मिल सकता है। लेकिन बाबूलाल भैया, इसी तरह जो लेकिन बाबू भैया एक सवाल मेरा आपसे है, स्टूडियो से ज्ञानेंद्र बोल रहा हूँ। मेरा सवाल एक ये है कि 14 की 14 विधानसभा सीट कांग्रेस हार गई सरगुजा पूरे इलाके में, और अब लोकसभा में आपको पता ही है कि टीएस सिंहदेव जो है लंबे समय से मुंबई में हैं, वो इलाज करा रहे हैं अपने पारिवारिक कारणों की वजह से। और कांग्रेस को जिस तरह से दमखम दिखाना चाहिए, क्योंकि 14 विधानसभा सीट, आपने जांजगीर का जिक्र बहुत सही किया कि जांजगीर में सभी विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस जीती है। ऐसे में थोड़ा मुश्किल होगा। शिवडहरिया वहाँ से प्रत्याशी है, वहाँ का जातिगत समीकरण भी आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ किस तरह से जाति पर वोट पड़ता है। वही इलाका है जहाँ से बहुजन समाज पार्टी भी हमेशा एक न एक विधायक उनके आते रहे। लेकिन चिंतामणि महाराज का आना और फिर कांग्रेस की 14 सीट विधानसभा में हार जाना, प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ सभा होना, लगता नहीं आपको कि अब थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, डैमेज कंट्रोल हो गया और अभी भी ये सीट फंसी है क्या? अभी भी आप इस स्थिति में हैं, आप यही कहेंगे? मेरी पहली लाइन आपने नहीं सुनी क्या? मैंने पहली लाइन में कहा कि कांग्रेस को उम्मीद बनी हुई है कुछ जगहों पर। उन जगहों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ जहाँ पर उसको उम्मीद है कि ये सीटें हमें मिल सकती हैं, और उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास भी किया, पूरी ताकत भी लगाई। राजनांदगांव में भी ताकत लगाई, कांकेर में भी ताकत लगाई, और सरगुजा में भी लगा रहे हैं। भले ही महाराज भले ही चले गए, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ कोशिश की है। रायगढ़ की सीट जरूर फंसी हुई नज़र आती है। महासमुंद की सीट में कुछ उम्मीदें रखते हैं। इस तरह इनकी कांग्रेस की उम्मीद है कि हम 4 सीट में जो है कहीं ना कहीं बढ़त बना लेंगे। कोशिश इनकी रही है, प्रयास इनके रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ उनकी बढ़ती हो रही है। चिंतामणि महाराज प्रयास के साथ साथ आशा है, वो महत्वपूर्ण है। उचित शर्मा जी, सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसा हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहाँ पर जाकर शिवराम से लड़ सकते हैं, ये बयान दिया शिवडहरिया के चुनाव प्रचार के दौरान। उधर अमित शाह ने बयान दिया कि आप एक बार कोरबा से जिताकर तो भेजिए, हम ना जाने क्या उनको बड़ा पद दे देंगे। उनका ये कहना था कि कोरबा से एक बार सरोज पांडे को भेजिए, कोरबा के विकास की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये एक बहुत बड़ा बयान था गृह मंत्री का कि आप बस सरोज बहन को जिता दीजिए। उचित भाई, आपसे विवेक का सवाल यही है कि कोरबा से जिता दीजिए, ये क्यों बोलना पड़ रहा है? कोरबा में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कोरबा अभी भी फंसा हुआ है? उचित जी, बिल्कुल कोरबा अकेले, ज्ञानेंद्र और विवेक जी, कोरबा अकेले फंसा हुआ नहीं है। देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं कि इस बार अब पहला चुनाव है लोकसभा का जो कांग्रेस अपना कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद लड़ रही है। आप देखिए 2001 से 3 तक तो कांग्रेस का चुनाव था, शासनकाल था, सॉरी।
और उसके बाद वो खत्म हुआ तो फिर लोकसभा आया। ये पहली बार उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का कंप्लीट किया, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इनकी जो अपनी खुद की टीआरपी है, इनकी नीति है, रूरल इकोनॉमी को लेकर काफ़ी काम हुए हैं, भूपेश काका की तरफ से भी काफ़ी काम हुए हैं, उनके अपना एक इस पूरे के पूरे ग्रामीण परिवेश पे उनका अपना एक छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेके काफ़ी लोगों से क्लोजनेस है। तो कनेक्टिविटी में कहूँगा कि इस बार भूपेश बघेल की ज़्यादा है। तो वो जो 2019 का सीन था वो फिर से दोहराया छत्तीसगढ़ पर नहीं सकते, ये मुझे लगता है। वहीं पे जो 2 सीट है, बस्तर की सीट और कोरबा की सीट, डरे हुए तो है वहाँ पे। निश्चित तौर पर दोनों सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मुख्तलिफ बयान जो है आने ही हैं, चाहे वो गृह मंत्री जी के हों, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष के हों। आपने तो बयान जो की सीट बात की है, है जो उनको उचित जी आपने बयान की बात की है, इसलिए मुझे लगता है कि हमको चरणदास महंत के बयान को भी याद कर लेना चाहिए कि चरणदास महंत ने पहले लाठी मारने वाला बयान दिया, सर फोड़ने वाला बयान दिया, आपको याद ही होगा उनको। फिर अपने बयान को उन्होंने हाथ जोड़ के कहा भी मीडिया के सामने कि अरे भैया मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसके अलावा आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ये बकवास करती है सरोज पांडे, फिर 10वीं पास कहा प्रधानमंत्री को। और इस तरह के बयानों का भी असर होगा क्या? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने बयानों से आप जानती हैं कि कांग्रेस किस तरह से पैर में कुल्हाड़ी मारती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने बयान का जिक्र किया, आपको लगता नहीं है कि इससे भी, क्योंकि कोरबा सीट में अभी भी ये कहा जा रहा है, अभी भी मैं कोरबा गया था, कोरबा लोकसभा सीट में, तो चर्चा यही की जा रही है कि 50-50 है, अभी 51-49 वाला रेशियो नहीं पहुंचा है, लोग जो कह रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि अगर थोड़ा बहुत एज बीजेपी को वहां मिलेगा भी तो ये चरणदास महंत ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है? जो सॉरी ज्ञानेंद्र, उचित जी सवाल आपसे ही है। हेलो ज्ञानेंद्र। हाँ जी उचित जी, आपसे ही सवाल है। जो 50.3 का जो वोट परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो देश में 4-5वें नंबर में आता है, मुझे स्पष्ट तौर पर मैं कहूँ ज्ञानेंद्र कि ये चीज़ें अब वापस से रिपीट मुझे मुश्किल दिखता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी काफ़ी मेहनत की है, 5 साल उन्होंने शासन किया है, 5 साल उनके पास सब कुछ वो है जो चुनावी दांवपेच होने चाहिए। आप देखिए उनके पास जितने उनके बल्लम है वो उन्होंने उतारे हैं, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, चाहे उनके नियर देवेंद्र यादव हो। आप देखिए कि उन्होंने सब कुछ, चाहे लखमा हो, तो वो जो चेहरे हैं, जो जिताऊ चेहरे हैं, या कोशिश हो सकती है, वो सब भरसक प्रयास कर रहे हैं। और कोरबा की सीट पे आप फोकस करें तो कोरबा की सीट पे जो वोट बंटते हैं तीसरी पार्टी से, वो कांग्रेस उसको साधने में सफल हुई है। महंत जी काफ़ी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो मुझे लगता है कि वो सीट भी कांग्रेस का, मैं अभी भी कहूँगा कि वहाँ पड़ना भारी है। वहीं आप ताम्रध्वज साहू की बात कर लीजिए, महासमुंद की सीट, महासमुंद में जो है वो एक संगठित समाज, साहू एक सबसे संगठित समाज है जिसने पूरी काया पलट कर दी विधानसभा चुनाव में। वही समाज से ताम्रध्वज साहू जी आते हैं, उसी के अध्यक्ष रह चुके रहते हैं, और काफी तादाद में वोटर जो है ताम्रध्वज साहू जी के फेवर में आ रहा हूं। आप अगर इस बात को कह रहे हैं उचित भैया, मैं तो भैया ही कहूंगा क्योंकि आपको भैया ही कह पाता हूं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत पत्रकार वाले भाषा शैली में बात कर नहीं पाऊंगा, व्यक्तिगत रिश्ते हावी हो रहे हैं स्टूडियो में बैठकर। मैं ये कह रहा हूं बाबू भैया, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या जो छापे पड़ रहे हैं, जिस तरह से 200 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, और बीच बीच में ये जिन आ जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया, साहू समाज का जिक्र किया अभी उचित भाई ने, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ईश्वर साहू वाले मामले में सीबीआई की जांच और फिर अनिल टुटेजा, अनवर ढेवर के 200 करोड़ की संपत्ति ईडी जब्त करना, इन सब का भी असर पड़ेगा क्या लोकसभा चुनाव में, जो बाकी की 7 सीटों हैं जहां मतदान होना है कल? बाबू भैया सवाल आपसे। 2 तरीके हैं इस सारी घटनाक्रम को सोचने के। एक तो सामान्य तरीके से जो हो रहा है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, और ईडी की अपनी कार्रवाई है, अपना ढंग है, अपना तरीका है। लेकिन समय का चयन जो होता है उससे डाउट क्रिएट होता है, शंका पैदा होती है, और उसकी चर्चाएं शुरू होती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, न मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, न मैं किसी नेता की या किसी की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, किसी की रणनीति पे बात नहीं करता। मैं कह रहा हूँ जनता क्या सोच रही है। आप तो जो कुछ भी कह रहे हो, जो कुछ भी बयान दे रहे हो, अपने कह रहे हैं कि आज साहू बाहुल्य क्षेत्र है तो मैं साहू हूँ कहना पड़ गया मोदी जी को। तो यहाँ की जनता जो सोच रही है वो क्या सोच रही है। तो हमने जब जनता के बीच में जाकर के कुछ पूछने का प्रयास किया तो ये भी एक बात आ रही है कि वाकई में अब हम समझ में आवत है
कि मोदी है वाकई में बहुत झूठ बोलते हैं। कई बार हम देखें ना, अभी जो सोशल मीडिया में जो प्रचार हो रहा है, उनके पुराने बयानों को जो प्रसारित किया जा रहा है, उनको झूठा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है और झूठा साबित हो रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से। और चुनाव में राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा घेरा जा सके घेर लें, क्योंकि जनता के सामने जब जाएंगे तो ये सारी बातें रखी जाएगी। लेकिन ज्ञानंद जी, आपने खुद मुख्यमंत्री जी का भी 2 दिन पहले इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने बहुत पसीना बहाया है। उनकी परीक्षा भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री बने नए और जनता के बीच जा जाकर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्याशी जीतें। राधिका खेड़ा वाला मामला नारी अस्मिता से जुड़ेगा क्या? मुख्यमंत्री का यूं हर जगह जाकर लोगों को ये बताना कि सरकार उनके लिए सोच रही है, विश्वास होगा क्या? ये कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, राधिका खेड़ा वाला मामला आज हुआ है, कल वोट देना है, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि जो मतदाता है, वो भी छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है, उस पर कोई बहुत ज्यादा असर डालेगा राधिका खेड़ा वाला। हाँ, शहरी इलाके में है, अगर शहरी इलाके में थोड़ा ये हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सब राधिका खेड़ा वाले मसले को हाथों हाथ उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम है, बताइए आप किस थाने में, आप FIR दर्ज करवा दीजिए, वहां आपको न्याय मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो है, और राधिका खेड़ा ने पिच बनाकर भी दे दिया है। मैं जब भी किसी बहस में बैठता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिंदुत्व, सनातन और धर्म का जो भी पिच है, वहां अगर कोई भी बॉल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी वहां सिक्सर ही मारेगी। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये मेरा ग्राउंड है और मुझे पता है कि ये पिच कैसे तैयार हुआ है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करती है, तो इसको भुनाने की कोशिश वो करेंगे। लगातार राधिका खेड़ा के मसले पर जितने कांग्रेस के अंदर बातचीत नहीं हुई, जितना सुलझाने के मसले को लेकर बयान नहीं हुआ, उससे ज्यादा बीजेपी के लोग चिंतित दिखाई दिए, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित दिखाई दिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रवक्ता हो, सब ने ये कोशिश की है कि ये राधिका खेड़ा का मसला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है, गांव का मतदाता है, जो अंदरूनी इलाके का मतदाता है, वहां तक इसका बहुत असर जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और शहरी इलाके में गॉसिप का विषय बहुत जरूर है, लेकिन इसके आधार पर लोग वोट करने जाएंगे, मुझे थोड़ा शक है इसमें। विवेक जी बिल्कुल, और ये सब देखना होगा कि ये सारे मुद्दे कितना असर करते हैं। यही सवाल हम उचित भाई से भी पूछ जी, लेते जी, हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उचित भाई, ये राधिका खेड़ा वाला मसला जो मैंने कहा, क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि इसका फायदा मिल जाएगा 1-2 दिन में? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं ज्ञानंद जी आपके बात से, क्योंकि ये जो मुद्दा है गॉसिप का हो सकता है, इससे वोट कन्वर्ट हो जाए वो संभव नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो इसका लाभ लेने की भरपूर कोशिश करती है। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ये जो धर्म की पिच है, धर्मांतरण की पिच है, ये पिच बनाई हुई है और इसमें सबके सब कांग्रेसी अक्सर ट्रैप होते हैं और अभी भी हो रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक फायदा लाभ लेने के लिए कि राधिका खेड़ा को, एक मैटर को, इसको बवाल को, इसको बखेड़ा बनाएं और इसमें राजनीतिक राल डालने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुई है। मगर वही इसके तर भी सोचिए ज्ञानंद जी, यहाँ पे आप देखिए कि इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जब तक किसी घाव को नासूर ना बना दे तब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। इतिहास गवाह है कि आप भूपेश या TS सिंहदेव का बवाल देखिए, आप सचिन पायलट का और गहलोत जी का बवाल देखिए, आप दिग्विजय सिंह का और आप कमलनाथ जी का बवाल देखिए। तो ये बवाल जितने हैं वो 2 पावर सेंटर पे बिलीव करने वाली राजनीतिक दल है, तो वो इतनी जल्दी कोई सोल्यूशन निकालती ही नहीं जब तक कि वो कोई बहुत बड़ा कैंसर ना हो जाए। बिल्कुल, और इतने बवालों के बीच कुछ राजनीति में अगर हलचल हो जाती है तो उसका चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी, जनता के मुद्दे क्या इस चुनाव में छुए गए चुनाव प्रचार के दौरान? आपको लगता है ये? और क्या मुद्दे होंगे? नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझ में आया। जनता के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की आवाम, छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, उसकी जरूरतें क्या हैं? क्या चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने उन पर बात की है, या वही मुद्दे हावी रहे हैं जो हम पूरे देश भर में सुनते हो देखते आए हैं? मैं इसी में एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। विवेक ने बहुत ही शानदार प्रश्न किया है, क्योंकि देखिए, चुनाव जो होता है, चुनाव जनता के सामने ही नेता जाते हैं। और हमारा और विवेक का संयुक्त रूप से आपसे एक सवाल है बाबू भैया, कि जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता के मुद्दे प्रधानमंत्री आवास हैं, जनता के मुद्दे सड़क हैं, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। क्या इसको लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या गारंटी की बात करें, या तो फिर न्याय गारंटी, जो दावा और वादा करके लोग वोट लेना चाहते हैं,
उन मुद्दों को लेकर भी दोनों ही दलों के जो राजनेता हैं वो मैदान पर गए हैं, या तो फिर देश के मुद्दे ये कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो कह रही है कि अगर आप हमको वोट देंगे तो आप तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी, और फिर उसके बाद वो मथुरा का मुद्दा। तो ये सारे मुद्दे रहे, या तो फिर जमीनी स्तर के मुद्दे को भी छुआ है राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने? बाबू भैया देखिए, ज़मीनी स्तर के मुद्दों की बात मैं जो समझता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, वो ज़्यादातर जो है कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, लोगों की हालत बहुत ख़राब है, 2 करोड़ नौकरियाँ आपने देने को कहा था, 15 लाख देने को, बहुत सारी बातें जो है जो छू रही है मन के लोगों को, वो बातें कर रही है। और जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता मैं देख रहा हूँ, अमित शाह का एक भाषण बेमेतरा का भले ही इस पर रहा, केंद्रित रहा कि केंद्र सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया, वो मुझे बड़ा पसंद आया था। वो तरीका होना चाहिए केंद्र शासन का। लेकिन जो मोदी के भाषण सुनने में आ रहे हैं मोदी जी के, वो उसमें आप देखिएगा हिंदू मुस्लिम तेज हो गया है। अभी हाल से ही जो है इतना ज़्यादा प्रहार और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी भावनात्मक बातें, इसका असर जो है देखिए, जो कट्टर समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के या मोदी के, उन पर तो बहुत बढ़िया असर होता है उनके भाषणों का। लेकिन जो आम लोग हैं, आप उसके अंदर जाके देखिए ना, आम लोगों के बीच में वो चिंतन कर रहे हैं इस बात का कि सच कौन बोल रहा है। तो सच बोलने वाला कौन है? जो बेरोजगारी की बात कर रहा है, जो महंगाई की बात कर रहा है, जो अपने पेट की भूख की शांत करने की बात कर रहा है, आपके आवास की बात कर रहा है। तो आवास की बात में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी कहती है हम आपको आवास बना के देंगे। तो सिवाय इसके कि आपको क्या देंगे और आपको क्या मिलना है, उसके इधर अगर कोई बात करता है हिंदू मुस्लिम, और उसका असर मैं तो नहीं समझता कि कट्टर समर्थकों को छोड़ के किसी को होता होगा। और आम जनता इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है, और बल्कि इसको जो है बुरे संजोग से ले रही है। आप जो बात कह रहे हैं ये आपने देखा होगा, इसलिए आप सारी बातें यहाँ रख रहे हैं। उचित शर्मा जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूंगा कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, नेताओं के तमाम दौरे के दौरान, आप 19 और 24 में कितना अंतर देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन किस तरह से किस पर भारी हो सकता है? आप भले ही नाम में बताएं, लेकिन कुछ इशारों में बता सकें तो। नहीं देखिए विवेक, ये हकीकत में ये चुनाव जो है मोदी की आड़ में मुद्दे गायब हो गए हैं। मोदी की आड़ आप देखिए, मोदी जहां पे मुद्दों पे बात मुद्दे से बड़े मोदी हो गए क्या उचित भैया? मुद्दे से बड़े मोदी हो गए। एग्जैक्टली ज्ञानेंद्र, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दे से बड़े मोदी हो गए और मुद्दे गायब हो गए। मुद्दों का मरसिया पढ़ लिया गया है और मोदी जी का शुक्राना अदा किया जा रहा है। हकीकत में ये सवाल जमीनी स्तर के सवाल है, आरक्षण के सवाल है, नक्सलवाद के समस्या है, ट्रेनें बंद है, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है, शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। जो बुनियादी सवाल है वो तो आप कोने में डाल के रखे, उस मुद्दे पर चर्चा कहाँ हो रही है? हमारी ट्रेनें इतनी बंद है। मान लीजिए उचित भैया, मान लीजिए हम लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं और 11-11 सीट कहीं, मान लीजिए ऐसे थोड़ा ख्याली पुलाव पकाते हैं, क्योंकि मैं जब देश में घूमता हूं तो 150 रुपए, मैं बार बार ये कहता हूं कि 150 रुपए खाने का तेल लेने में जिसको सबसे बड़ी दिक्कत है, वही जय श्री राम बोलता है, वही कहता है कि मोदी जिंदाबाद और देश को मोदी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और वही कहता है कि 500 रुपए हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, 500 रुपए हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। और एकदम सीना चीर के दिखाने को तैयार हैं कि नहीं भाई साहब, अगर राष्ट्र की रक्षा कोई कर सकता है, देश की रक्षा कोई कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और मोदी कर सकते हैं। मतलब एक जो परसेप्शन है, क्योंकि मैं इसके बाद उत्तर प्रदेश जाने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव देख ही रहे हैं आपकी, कैसे वहां छत्री और जाट की बात हो रही है, विरोध हर कहीं ना कहीं वोट परसेंट गिरने की वजह से इस तरह की बात हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए 11 की 11 सीट बीजेपी जीत जाती है, जो कि थोड़ा सा मतलब दिखाई तो नहीं दे रहा है, तब हम लोग जब बैठेंगे 4 जून को, तब क्या कहेंगे? शुक्राना अदा करेंगे मोदी जी का। चलिए जी बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि 4 जून को क्या होता है, लेकिन उससे पहले जनता की बारी। बहुत शुक्रिया आपका उचित शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और साथ ही साथ ज्ञानेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ की सियासत में न केवल अपना वक्त दिया है, बल्कि ये भी परखा है कि वहाँ के मुद्दे भी क्या हैं और इस चुनाव में क्या कुछ खास होने वाला है। फिलहाल चर्चा में इतना ही।